देश में आपातकाल के बाद का चुनाव हो या राम मंदिर आंदोलन की लहर रही हो या फिर मोदी लहर, छिंदवाड़ा ने हमेशा कांग्रेस पर ही विश्वास जताया। एक बार जब कमलनाथ हारे भी तो अपनी चूक से हारे। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 7 सीटें जीती थी। 1996 में पहली बार सुंदरलाल पटवा से चुनाव हारे थे कमलनाथ। लोकसभा चुनाव से पहले हवाला केस में घिरे, तब उन्होंने छिंदवाड़ा से अपनी पत्नी अलका नाथ को चुनाव लड़वाया और वो जीती भी। कमलनाथ जैसे ही आरोप मुक्त हुए तो अलका नाथ ने इस्तीफा दे दिया और 1997 में उपचुनाव हुआ। कमलनाथ को टक्कर देने के लिए भाजपा ने दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा को मैदान में उतार दिया, लेकिन लोगों को उपचुनाव की स्थिति बनाना रास नहीं आया। भाजपा ने भी इसी मुद्दे को भुनाया और जनता को एहसास दिलाया कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को अपनी बपौती समझ रखा है। ये बात लोगों के मन में घर कर गई और कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगले चुनाव में कमलनाथ ने जनता के सामने अपनी गलती मानी। उन्होंने सुंदरलाल पटवा को हराकर शानदार जीत दर्ज की। नहीं, ऐसा नहीं माना जा रहा है। छिंदवाड़ा में ये माना जा रहा है कि कमलनाथ जी और मोदी जी के बीच में चुनाव है और विजय वर्गीय तो कमलनाथ जी के स्टेचर के कोई नेता है नहीं। 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं कमलनाथ जी। मुझे नहीं लगता कि विजय वर्गीय एक भी बार रहे हों और उनके पुत्र भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं निर्वाचित, है ना। तो इस दृष्टि से कमलनाथ जी से उनकी तुलना नहीं हो सकती। और कोई कुछ भी कहे, छिंदवाड़ा का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। कमलनाथ जी चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भाजपा ने मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटें जीती थी। छिंदवाड़ा सीट से तब कमलनाथ ने चौधरी चंद्रभान सिंह को हराया था। साल 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। तब 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे नकुलनाथ को टिकट मिला और वो 37,000 से अधिक मतों से जीते। फिलहाल नकुलनाथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं और भाजपा की अब इस सीट पर नजर है। हमारा प्रत्याशी सबसे पहले कमल का फूल होता है और इन दोनों को जिताने के लिए पूरी की पूरी पार्टी लग जाती है। कांग्रेस अपने नजरिए से सोचे, इसका नेतृत्व विभिन्न मोर्चों पे विभिन्न नेतागण करते हैं और कांग्रेस में गुट होती है, नेता लड़ता है, उसका परिवार लड़ता है, यही मूल लगता है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी की पैनी नजर है। किसी भी कीमत पर भाजपा इस सीट को जीतना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी ने चुनाव से पहले यहां सेंध लगाना भी शुरू कर दिया है। एक कांग्रेस विधायक और महापौर समेत छिंदवाड़ा के कई कांग्रेसियों को पार्टी ज्वाइन करवा चुकी है और लगातार नाथ की नाकेबंदी में लगी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि छिंदवाड़ा मॉडल को नाथ बचा पाते हैं या नहीं। ये तो यहाँ के 15,12,369 मतदाता इस बार के लोकसभा चुनाव में तय कर देंगे। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की इस समय बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में जो चर्चा है वो है नाथ की नाकेबंदी। क्या छिंदवाड़ा के नाथ कमलनाथ की नाकेबंदी कर दी गई है? क्या इस सीट को बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि शोर शराबा, राजनीतिक बवाल कुछ इस तरीके से मचाया जा रहा है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि बाकी सीटों से ध्यान हटके लोग इसी बात की चिंता कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में आखिर होने क्या जा रहा है, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है और बीजेपी क्या अपने इस प्लान में सफल होगी। इसी सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं राजकुमार जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया लेकर हमारे साथ मौजूद हैं उमेश भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए जैसा कि हमने बताया कि हमने आज का विषय रखा है कि नाथ की नाकेबंदी हो रही है, उसी पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं बीजेपी की ओर, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर 2019 का चुनाव हार गई थी बीजेपी और एक सीट हारने का जो उसे एक तरीके से
तंज, एक तरीके से गम था, उसे वो इस चुनाव में भुलाना चाहती है। क्या इस बार वो सफल हो पाएगी और ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से बीजेपी को लगता है कि वो सफल होगी? मंजरी जी बताएंगी। जी मंजरी जी। देखिए, भारतीय सरकार ने विकास पर के बीच में जा रहे हैं, गरीब कल्याण के जो हमने कार्य किए हैं, जो लोगों ने उसका लाभ लिया है, चाहे वो किसी का व्यक्ति हो, उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। जितनी योजनाएं हर वर्ग के व्यक्ति ने उसका लाभ लिया है। आदिवासी समुदाय के लिए स्पेशल बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही जिनसे उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए काम किया। कांग्रेस तो हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह ही यूज करती रही, लेकिन वास्तव में यदि उनके जीवन को सुधारने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, हमने हर वर्ग के लिए काम किया। आज देश जो अग्रणी पंक्ति में जाकर खड़ा हुआ है, तो वो आज हमने विकास किया है। माननीय मोदी जी की रही, माननीय मोदी जी की गारंटी रही, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। तो आज देश का एक एक व्यक्ति उसको देखता है, इस तरह मोदी जी ने जो कहा था और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लेकर चली थी, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, इसके अलावा जितने भी काम हुए, जो जो मुद्दे हम लेकर चले थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। आज जनता, छिंदवाड़ा की जो जनता है, वो कमलनाथ जी 40 साल का जो कुशासन रहा और उससे ऊब चुकी है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार में ये डूबे रहे, उसको जनता अब देखती है। कार्यकर्ता आगे बढ़ नहीं पाए। आज जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में छिंदवाड़ा के कई मेयर तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। कई कार्यकर्ता, कई इनके करीबी जो इन पर भरोसा करते थे, इन्होंने परिवार कभी सोचा नहीं, कभी कार्यकर्ताओं को कोई मौका नहीं दिया। मैं नहीं तो मेरी पत्नी, और पत्नी नहीं तो मेरा बेटा, बस इससे आगे ये बढ़े नहीं। अगर हम शीट्स पर देखते हैं तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उससे आगे नहीं बढ़ते, और यदि हम प्रदेश में देखते हैं तो कमलनाथ और उनकी पत्नी और उनके बेटे उससे आगे नहीं बढ़ते। तो हम छिंदवाड़ा में आज इनका कार्यकर्ता और जनता उब चुकी है। आज छिंदवाड़ा की जनता जो है वो मोदी जी की तरफ देखती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास की है और जो गरीब कल्याण के जो काम किए हैं, उसको देखकर आज जनता वोट करती है। जनता अब समझदार हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। पिछली बार भी आप सिर्फ 37,000 वोटों से जीते थे, और वो तब जब कमलनाथ जी खुद मुख्यमंत्री थे। उस समय ये थे, तो अब तो इस समय तो बहुत परिस्थितियां अलग हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। मंजरी जैन ने काफी हद तक ये बता दिया कि क्या मंसूबे हैं बीजेपी के, और एक तरीके से जो बातें उन्होंने नहीं कही उसको हम बता देते हैं कि एक प्रेशर बनाकर, प्रेशर टैक्टिक्स के तहत पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर यह दबाव बनाने के लिए इस रणनीति को अपनाया गया है, ताकि नाथ को अगर बांध दिया जाए उनके क्षेत्र में तो बाकी जगह उसका फायदा मिलेगा। राजकुमार जी की ओर चलते हैं। राजकुमार जी, एक सीट आप लोग ने जीती थी, उसके भी अब ऐसी घेराबंदी कर दी गई है कि वहां भी 50-50 जैसे हालात हैं। ऐसे में बाकी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है। एक सीट के जरिए बाकी प्रदेश को जीतने की बीजेपी की इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? मोहन जी, बिल्कुल कोई नामचेबंदी कमलनाथ जी की नहीं करवा रहे। ये सिर्फ एक इनका भय है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, क्योंकि कमलनाथ जी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने उस को जड़ नहीं, उनको एक परिवार की तरह समेट कर रखा है छिंदवाड़ा लोकसभा को। और दूसरा, उन्होंने कभी किसी को थोपा नहीं है। उस परिवार ने वहां जिस तरीके से परिवार जनों के साथ राजकुमार जी, शायद थोड़ी आवाज की दिक्कत आ रही है। आपके आसपास कोई आवाज अगर चल रही हो तो उसे बंद कर लीजिए। हम आएंगे आपके पास फिर से। आवाज की दिक्कत इस वजह से हो रही है। हेलो, बिल्कुल मोदी, मेरे में चल रही है। जी जी, चलिए। हाँ, मंजरी जी के फोन से था। चलिए, ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही? जी, अब आ रही है, बोलिए। जी, तो उसको गढ़ नहीं, वो परिवार का एक कुनबा है छिंदवाड़ा जिला, जिस कुनबे के लिए कमलनाथ जी ने बहुत कार्य किए हैं।
चाहे वहां महिलाओं के लिए किया हो, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारे दलित आदिवासी परिवार के साथियों के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की है वहां क्षेत्र में। ठीक। और छिंदवाड़ा विकास मॉडल को यहाँ से लेकर देश के कई नेताओं ने उसको सराहा है, इसलिए हमें बार बार नहीं कहने तो की आपके आवश्यकता लोग नहीं क्यों है। छोड़ के जा रहे हैं, इस पे भी बताइए कि भाई चलिए ये तो वोट मांगने का एक तरीका है, हम विकास कर रहे हैं, आप लोगों ने भी विकास किया, ये बात दोनों ओर से आ रही है, लेकिन लोग छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति में सफल हो रही है। बिल्कुल, छोड़ के जाने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता, एक तो मोहन जी, क्योंकि जिसको जाना है उसको कोई रोक नहीं पाया है। और स्वार्थवश जा रहे हैं, लोभवश जा रहे हैं, भयवश जा रहे हैं, किस कारणवश दबाववश जा रहे हैं, यह तो जाने वाला जाने और ले जाने वाला जाने और शामिल कराने वाला जाने। ठीक है। तो ये तो अभी तू चल में आया कि बेला में दोनों पार्टियों में जो हो, लेकिन उसके बाद एक और बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो इनके यहाँ भी आप देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी नहीं तो उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय, जब आकाश विजयवर्गीय ठीक है, वो सारे मुद्दों पे आएंगे, लेकिन घेराबंदी और उसका जवाब देने की कांग्रेस की तैयारी हमने सुन ली। अब चलते हैं भारद्वाज जी की ओर, वो ज्यादा अच्छे विश्लेषण के जरिए बताएंगे कि आखिर ये वजह क्या है कि छिंदवाड़ा को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस उससे कैसे निकलेगी, क्या सोचते हैं भारद्वाज जी, ये कोई इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, मैं दोनों सम्मानीय प्रवक्ताओं को सुन रहा था और मुझे पहले मैं अपनी बात शुरू वहीं से करूंगा। आज हम जेपी नड्डा को हमने सुना छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में उन्होंने कहा कि कमलनाथ और उनका बेटा परिवार की पार्टी है या नहीं, आप बताइए, जमाना बदल गया है, छिंदवाड़ा बदल डालो। यानी अगर आप उनके पंच देखेंगे तो आपको एक बात साफ हो जाएगी, और ये बात यहाँ निकली भी है कि कमलनाथ जो है उनका पूरे छिंदवाड़ा पर बहुत तगड़ा कहें ग्रिप है, पकड़ है, और उसको तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भी है। और इसीलिए बीजेपी ने रणनीति के तहत केवल छिंदवाड़ा पर फोकस किया हुआ है। हालांकि बीजेपी सक्षम है और बीजेपी के नेता सभी जिलों में सक्षम है, अपने स्तर पर काम करती है, पार्टी एक कैडर है, वो एक सारी चीजें अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस कीजिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के बहुत जल्दी 4 दौरे छिंदवाड़ा में हो गए। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को कहा जाता है कि राजनीति में अगर तोड़फोड़ करवानी है तो कैलाश विजयवर्गीय को उतारा जाए, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे झंडे गाड़े हैं। इंदौर की आप बात कर लीजिए, जहां भी वो रहे, हर विधानसभा में बीजेपी का झंडा लहराया। शायद इसलिए पार्टी ने उनको छिंदवाड़ा भेजा है और वहां पर ये सारी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अभी आप देखिए, हाल ही में एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया। ये एक रणनीति है बीजेपी की। अगर हम बात करें दूसरे उस पर कि भाई अभी कुनबे की बात हो रही थी, हम राजकुमार जी को मैं सुन रहा था, कुनबा है, तो निश्चित तौर पे ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमलनाथ जी ने बहुत काम किया है छिंदवाड़ा में, और शायद उसी के बल पर कांग्रेस इस बार फिर से नकुलनाथ को वोट देने के लिए प्रेरित कर रही है कि उनको वोट दें और उनको जिताएं। कमलनाथ एक कदम पीछे हैं क्योंकि वरिष्ठ हैं और अब बुजुर्ग हो चले हैं, बेटे को आगे रखना है, बेटे की राजनीति भी बचा के रखना है, ये निश्चित तौर पर सच है और इससे भी कोई मुंह छिपा नहीं सकता। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी कांग्रेस को अपने गढ़ में घेरने की कोशिश कर रही है ताकि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी अकेले पड़ जाए। संभवतः यही मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बाकी मंजरी जी बताएंगी कि स्थिति क्या है। बाकी अगर आप देखिए ओवरऑल तो मुझे ऐसा लगता है, ये हालांकि प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अगर आप राजगढ़ की दिग्विजय सिंह की सीट को देखें तो शायद वहां भी ऐसा ही हो रहा है कि दिग्विजय सिंह अब अपनी सीट को बचाने में जुट गए, वो दूसरी जगह बमुश्किल प्रचार करने जा पाएंगे। तो ये तमाम रणनीति का हिस्सा है, युद्ध की रणनीति है, और उसी को मेरे ख्याल से यहाँ पर लागू किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये क्योंकि सियासत है, जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, और इसीलिए ये जो पूरी रणनीति है इसके पीछे के कई मायने हैं। राजकुमार जी की ओर चलता हूँ। राजकुमार जी, ये केवल छिंदवाड़ा जीतने की बात नहीं है, छिंदवाड़ा के जरिए मध्य प्रदेश जीतने की तैयारी है। एक बड़े नेता को क्षेत्र में बांध दिया, पूरे कार्यकर्ता उनके अपने पक्ष में कर लिए, तो मैसेज पूरे प्रदेश में गया। इसलिए कांग्रेस को कमजोर करने के लिए वहां पर ताकत ज्यादा लगाई जा रही है। इससे निपटेगी कैसे कांग्रेस? राजकुमार जी। मोहन जी, कहीं कमलनाथ जी को या दिग्विजय सिंह को कोई ने नहीं बांध पाए पहले भी,
कमलनाथ जी भी लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, नामांकन भराने भी कई क्षेत्रों में पहुंचे हैं और अभी बहुत जल्दी नर्मदापुरम जिले में भी उनकी होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में संजय शर्मा जी के पक्ष में भी वो सभा करने वाले हैं। तो आप देखते जाइए कि कमलनाथ जी ऐसे व्यक्ति, उनका नाम ही कमलनाथ है, जो सबका निभाते साथ, उसका नाम है कमलनाथ। तो ये छिंदवाड़ा की जनता को बहुत विश्वास है कि कमलनाथ हमारे परिवार के मुखिया हैं और उन्होंने अगर अपने पुत्र नकुल नाथ को अपने प्रतिनिधि के तौर पर वहां इस विपरीत परिस्थितियों में भी आपने देखा 2014 में जीत कर आए वो, 2019 में उनके पुत्र ने एक सीट थी हमारे पास 29 में से एक सीट जीती थी छिंदवाड़ा, तो उसको भी बचाने में कामयाब रहे। विधानसभा में भी 7 सीटों पर कमलनाथ जी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने विजय हासिल की कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में। तो निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भय है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह या अन्य नेताओं को घेरने पर हम उनको बांध लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 28 सीटों पर कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी मैदान में लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्टा ये हो गया है कि वो अपने क्षेत्र से निकलने में 2-2 हो रही है, उनको 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि जब यही नेता, आज शिवराज सिंह जी पहले पूरे क्षेत्रों में घूम घूम के जाते थे, अपने क्षेत्र में प्रचार नहीं करते थे, पर अब उन्हें खुद को अपने क्षेत्रों में घूमना पड़ रहा है। तो ये तो समय काल परिस्थिति है और किसी के आने जाने से नहीं, जनता ये देख रही है कि जो इस समय जा रहे हैं, जिनके लिए कमलनाथ जी ने क्या किया या जिन कांग्रेस पार्टी से जो लोग जा रहे हैं उसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने क्या किया, ये सब देख रहे हैं। और जहां तक महिला आदिवासियों की बात है, सम्मान की बात है, तो प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति बनी, मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष बनी, उर्मिला सिंह जी जैसी हमारी प्रदेश अध्यक्ष रही है, और अभी युवा नेतृत्व जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष है। तो कांग्रेस सबको लेकर साथ चलने में विश्वास करती है। ठीक है, चलिए मंजरी जी, ये कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन जो डगर है वो पनघट की बहुत कठिन है। परिवारवाद वाला फार्मूला अगर आप बोलेंगे तो बाकी जगह भी ये उदाहरण देने के लिए तैयार है, और ये वो सीट है जहां पर प्रचंड मोदी लहर में आप लोगों को हार हुई थी। तो अब परिस्थितियां थोड़ी दूसरी है, सीटें अब बढ़ सकती है कांग्रेस की, ये संभावना के साथ कांग्रेस काम कर रही है। तो ऐसा क्या तुरुप का इक्का होगा? केवल विकास और मोदी जी का चेहरा नहीं चलेगा, कुछ नया करना होगा, वो क्या चीज होगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से जनता पार्टी की सरकारें काम करती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ हर बूथ पर तैनात है, चाहे वो पन्ना प्रमुख, चाहे पेज प्रमुख हो, चाहे बूथ का संयोजक हो, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और जानता है कि एक पार्टी, केवल मात्र एक पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, राष्ट्रीयता के लिए काम करती है, और एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ परिवारवाद के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए काम करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। तो निश्चित तौर पर ये जनता देखती है। और मैं समझती हूँ कि जब खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी अपने बेटे को 37,000 वोटों से जिता पाए थे, तो अब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं है। और मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, वहां पर सिटी कॉम्प्लेक्स का 20 दिन पहले वर्क ऑर्डर हुआ था, 20 दिन बाद ही 450 करोड़ करीब का इन्होंने उसका पेमेंट कर दिया बिना कुछ काम किए। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार बहुत हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वापस कर दी थी। अगर ये आदिवासी महिलाओं की अभी बात कर रहे थे तो उन बहनों को 1,000 रुपए पूर्व मुख्यमंत्री राजकुमार जी, ये इस तरीके के आरोप और कई सुनने में मिलेंगे आपको, लेकिन इस सब से निकल पाना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद को सोचना चाहिए कि जिन व्यक्तियों पर, जिन दलों के, विपक्षी दलों के नेताओं पर वह आरोप समय समय पर लगाते रहे थे, अब जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं तब उनका क्या कहना है उनके प्रति। आपने पिछले दिनों कुछ वीडियो देखे होंगे अशोक चौहान जी के,
नवीन जिंदल जी के, इन ऐसे कई नेताओं के, हेमंत विश्व शर्मा जी के, किनके बड़े बड़े नेताओं ने इन पर क्या आरोप लगाए थे। लेकिन जब ये शामिल हो गए तो इन पर सारी चीजों पर पर्दा डल गया। तो भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे हुआ, उसका छोटा सा उदाहरण मोहन जी बताता हूँ कि एक संबल योजना चलती थी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में। उस संबल योजनाओं में कई जगह मैंने खुद ने शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के नाम दर्ज पाए गए थे। बहुत बड़ी न्यूज बनी थी, उसकी खबर बनी थी, उसकी शिकायतें हुई थी कि संबल योजना का लाभ लेने का प्रयास करा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चयन। चलिए, इस तरीके की बातें और दलीलें कहीं आएंगे। एक बार भारद्वाज जी की ओर चलते हैं। भारद्वाज जी, ये सीट कितनी कठिन लग रही है जितनी चर्चा में आसान हमें दिखाई देती है? आपको क्या लगता है इस पूरी सीट को लेकर? देखिए, ये कहते हैं कि अगर भविष्य जानना है तो थोड़ा सा इतिहास में जाना जरूरी है। तो मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम बात करते हैं, कमलनाथ जी को थोड़ा हम पीछे से जानते हैं, 1977 की हम बात करते हैं, जब मैंने भी इस चीज को देखा और सुना, पढ़ा है कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चली थी तब ये सीट कांग्रेस जीत करके आई थी। तो छिंदवाड़ा एक उस तरह के उदाहरण भी छिंदवाड़ा ने पेश किया और कमलनाथ ने पेश किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातों में इस लिहाज से मुझे थोड़ा दम दिखता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि आज नड्डा जी बोलकर गए कि जमाना बदल गया। तो मैं उसी बात पर आऊंगा कि कमलनाथ जो हैं, उनके 3000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसा बीजेपी ने दावा किया है। ये अभी तक का आंकड़ा है जो मेरे सामने अभी आया है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर कमलनाथ हार सकते हैं, देखिए ये बात हम एक तरफ अगर कर दें कि जितने कांग्रेसी बीजेपी में गए हैं उससे कमलनाथ की छवि को असर होगा, या वो चुनाव हार जाएंगे या उनका बेटा चुनाव हार जाएगा, इसको हम एक तरफ रखते हैं। हाँ, हम बात करेंगे कमलनाथ की साख की। अगर आप बात करें तो कमलनाथ की साख 45 सालों में बहुत तगड़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी साख को धोने का काम किया, और वो तब किया, मुझे ऐसा लगता है राजकुमार जी इस पर शायद जवाब देंगे मेरी बात का, कि दिल्ली में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और एक बहुत लंबे अरसा गुजर गया, कई घंटे गुजर गए, लेकिन कमलनाथ का जवाब सामने नहीं आया, उन्होंने सफाई पेश नहीं की। उस बीच में जब तेजेंद्र सिंह बग्गा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिख दंगों के आरोपी जो हैं उनको बीजेपी में नहीं लेना चाहते, हम उसका विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जाकर के एक बड़ा दबाव सामने बना संभवतः, और उसके बाद कमलनाथ सामने आए। तो ये छिंदवाड़ा के लोगों में कहीं ना कहीं भरोसा कम करने वाली बात है, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है राजकुमार जी इस पर अपनी बात रखें। इसके अलावा एक राजकुमार जी से मेरा प्रश्न रहेगा, मैं अपनी बात को बंद करूंगा कि अगर हम बात करते हैं छिंदवाड़ा के मजबूत गढ़ की, तो क्या कहेंगे कि क्या छिंदवाड़ा में दूसरे अमरगढ़ पैदा नहीं होंगे, अमरवाड़ा पैदा नहीं होंगे, क्या दूसरे ऐसे नेता पैदा नहीं होंगे साहू जी जैसे? बिल्कुल। चलिए, ये सब चीजें भविष्य के गर्त में है। राजकुमार जी, अंतिम कमेंट कर लीजिए 30 सेकंड में, जल्दी। कुछ सवाल आपसे थे जी। देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस का बहुत पुराना साथ है, और बिल्कुल वो कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं जा रहे थे। ये एक सोचा षड्यंत्र भाजपा का था, और भाजपा यही दबाव अब उस क्षेत्र पर बना रही है और उन लोगों पर बना रही है जो नहीं जा पाए या जो नहीं उनसे जुड़ पाए। तो जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी और प्रियंका जी, इन सबके प्रदेश और देश के नेतृत्व के बीच में हम सारी सीटों पर बहुत तगड़े तरीके से लड़ेंगे, सक्षमता से लड़ेंगे, और कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ, मंडलम, सेक्टर और वार्ड स्तर तक से नगर ब्लॉक तक में, जिले स्तर में, पूरी लोकसभा क्षेत्र में सक्रियता से काम करेगा, और जीत के साथ इंडी गठबंधन की सरकार एक बार फिर से हम बैठेंगे जब परिणाम आएंगे। लेकिन अभी कोशिशें हो रही है घेराबंदी की, उस घेराबंदी का क्या राजनीतिक असर हो सकता है उस पर भी हमने आज चर्चा की है। लेकिन इस पूरे प्रयास का परिणाम हमें जब चर्चा का मौका मिलेगा तो करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मंजरी जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारद्वाज जी थे, उनका धन्यवाद। राजकुमार जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोगों से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।